जी, थोड़ा-सा ज्ञान वाला सवाल है और बहुत समय से हमने पाठशाला नहीं चलाई है। तो पाठशाला की घंटी और ये घंटी बजती है काकली गुहा साहब के सौजन्य से। वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग और उसमें भी अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल का ध्यान रखा जाए, तो अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल को ध्यान रखें तो कब वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी है, कब ग्रोथ इन्वेस्टिंग अच्छी है? देखिए, पहले थियरी समझा देता हूँ और उसके अगेंस्ट एक्सेप्शंस रहते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं उस एक्सेप्शन में ही बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं। थियरी क्या कहती है ये समझिए। आप अगर एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो बिज़नेस चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं और बाज़ार से आप ज़्यादा पैसा कब उठा सकते हैं? जब कॉस्ट ऑफ फंड मतलब इंटरेस्ट रेट, वही कॉस्ट ऑफ फंड होता है, जब वो सस्ता हो, कम हो। मतलब जब कॉस्ट ऑफ फंड अच्छा सस्ता रहता है, तो आप बिज़नेस में ग्रोथ कैपिटल बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ओके? तो वहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है कि खरीदा और बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ऐसा नहीं है, वेट करना होता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट लो इसलिए रहता है कि कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिज़नेसेस को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लो किया जाता है, जिसके बाद ग्रोथ ट्रिगर होता है। आपने देखा होगा 2008 क्राइसिस, 2020 क्राइसिस, इन सब क्राइसिस में इंटरेस्ट रेट को नीचे किया गया था। क्यों नीचे किया गया था? कि आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सस्ते दामों पे दिया जाए और ये फाइनली ग्रोथ लेके आए। तो हुँ, सस्ता इंटरेस्ट धीरे-धीरे ग्रोथ को ट्रिगर करता है। लेकिन जब ग्रोथ आ जाती है, तो डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगता है और डिमांड अगर बढ़ने लगेगा, तो धीरे-धीरे चीज़ें भी महँगी होती जाएँगी और इसीलिए फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट रेट भी अपने आप अपवर्ड एडजस्ट होने लगता है, डिमांड को कंट्रोल में रखने के लिए। बिकॉज़ डिमांड अगर इस लेवल पे चला गया, जहाँ पे सप्लाई बहुत कम हो गई थी, इकोनॉमिक्स ऐसा कहता है कि फिर वो इन्फ्लेशन कभी भी हाइपर इन्फ्लेशन में जा सकता है। एंड देयरफॉर जब इकोनॉमी ठीक हो जाती है, ग्रोथ आ जाता है, तो ओवरनाइट तो नहीं लेकिन धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 टू 3 इयर्स इंटरेस्ट रेट भी अपने आप को धीरे-धीरे ऊपर लेके जाने लगते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा, तो फिर जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं कंपनी के लिए, जैसे ग्रोथ कैपिटल होता है, वो महँगे दाम पे मिलेगा। तो ग्रोथ पुल करना ग्रोथ लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट साइकिल बहुत ऊपर इंटरेस्ट बहुत रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो लोग ग्रोथ के तरफ से मूव करके थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे जाने लगते हैं। तो ये नॉर्मली साइकिल कहता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर लो है, तो वो आपके लिए आने वाले समय में ग्रोथ ट्रिगर कर सकता है बिकॉज़ आपके पास फंड बड़े सस्ते दाम पे अवेलेबल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं। लेकिन एक बार महँगा हो गया कॉस्ट ऑफ फंड, तब वहाँ पे आप उतना ग्रोथ पुश नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ा-सा प्लेट्यू होने लगता है एंड देयरफॉर आप देखने लगते हैं कि अब ग्रोथ हो गया, कहाँ-कहाँ कंपनी में वैल्यू है जो सस्ते दाम पे मिल रहा है, अभी तक नहीं चला है, कहाँ हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक मिलेंगे, वो सब ढूँढना शुरू हो जाता है। ये थियरी है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या होते हैं? एक्सेप्शन ये होते हैं कि ऐसा नहीं है कि देखिए इंटरेस्ट रेट साइकिल बिल्कुल ऊपर आ गया, तो कंप्लीटली वैल्यू में चले जाएँ। मैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में नहीं जाता हूँ बिकॉज़ मेरा मकसद ये है कि कैपिटल मार्केट में मैं आया इसीलिए हूँ कि मुझे एक अच्छा कैपिटल गेन मिले। मुझे बहुत डिविडेंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, डिविडेंड मेरे लिए 1-2% का सपोर्टिंग फैक्टर है। मैं 5-7% वाले डिविडेंड में बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, उसकी एनालिसिस अलग है, वो भी जाता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल अलग तरीके से जाता हूँ। वो मिक्स करके जाता हूँ। लेकिन अ, ऐसे सिचुएशन में भी होता ऐसा है कि आप ग्रोथ स्टॉक आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मास पार्किंग करनी है, तो उसमें ज़्यादा एलोकेशन तो हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में आप वैल्यू की तरफ कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे साइकिल में होता ऐसा है कि कुछ एक अगर इकोनॉमी बड़ी अच्छी करने लगती है, अभी तकलीफ क्या है यूएस और इंडिया में? तकलीफ ये है यूएस में पर्टिकुलरली ग्रोथ रुक ही नहीं रहा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ग्रोथ रुक ही नहीं रहा। तो इंटरेस्ट रेट तो हाई है, तो क्या हम वैल्यू की तरफ भागें? देख रहे हैं ना, इकोनॉमी तो भागी जा रही है इनकी। मतलब ये है कि अगर
हायर इंटरेस्ट रेट साइकिल में भी आप अच्छे इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स और कंपनी रादर बॉटम अप अप्रोच, मतलब अच्छी कंपनी जो कि उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेक्टर टेलविंड के साथ, वो आइडेंटिफाई कर सकें, फायदा उसमें भी लिया जा सकता है। तो जनरल थियरी का ये एक्सेप्शन हो जाता है। तो इस एक्सेप्शन के साथ भी काम किया जा सकता है और मैं इस एक्सेप्शन के साथ काम करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं एक लॉजिकल रिस्क लेना पड़ता है, तो ग्रोथ वैल्यू दोनों साथ में मिल जाती है। आज के तारीख में आप अगर देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले आदित्य बिरला फैशन ये सेक्टर जो डिस्कस हुआ, इसी सेक्टर में आपको महंगे स्टॉक में मिल जाएंगे, इसी सेक्टर में आपको स्टॉक जो अभी तक चले नहीं है, सस्ते हैं, जिस पे अभी आगे का व्यू बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लोगों को मिल जाएंगे। तो इसमें इस सेक्टर के ग्रोथ को राइड करने के लिए जिसमें वैल्यू है वो भी जाके ले लें। तो ग्रोथ और वैल्यू के मिक्स को भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए लोग आसानी से क्या करते हैं, जब हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल हो जाता है तो मेहनत करना कम कर देते हैं, हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक की तरफ भाग जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से दोनों समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा हाथ पैर अच्छे से मेहनत करके मारना पड़ता जी, बिल्कुल। तो आपने विस्तार से समझा दिया कि ग्रोथ स्टाइल, वैल्यू स्टाइल और साथ में अगर हमें इंटरेस्ट रेट साइकिल का ध्यान रखना है, तो किस तरीके से बेहतर होगा पैसा लगाना।